आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेटअप होता है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ये प्लेट होती है कलेक्टर प्लेट। जैसे यहाँ रेडिएशन फॉल करता है इस प्लेट पे और ये प्लेट है कलेक्टर प्लेट। फोकस हो रहा है बच्चों? हेलो हेलो, ठीक है। ये कलेक्टर प्लेट है, ये हमने बैटरी अप्लाई की हुई है और मान लो ये माइक्रोमीटर लगा रखा है मेजरमेंट के लिए। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जैसे हम ये बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज चेंज करने से फोटो करंट पे क्या असर पड़ता है। अगर आप देखो इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम अगर आप देखो तो लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ऑन फोटो करंट। अब देखो इससे चक्कर क्या है, हमने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दी थी कि ये बैटरी हम लगाते हैं यहाँ पर। बैटरी का मेन काम क्या होता है बताओ बच्चे, क्या काम करती है बैटरी? बैटरी का काम ये होता है कि चेंजेस करके देखते हैं, हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। जैसे मान लो बैटरी की ऑल तो जरूरत नहीं है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अपने आप होता है। यहाँ से रेडिएशन फॉल करता है, जब रेडिएशन फॉल करता है इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है। बट बैटरी से हम चेंजेस करके देखते हैं कि चेंजेस कैसे होंगे, उसके असर क्या होगा। क्या क्या चेंजेस करके देखेंगे बताओ। यहाँ पर हम यहाँ ये देखेंगे कि ये हमने बैटरी लगा रखी है तो इसकी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं घटाएं तो क्या होगा, या फिर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें तो कैसा असर देखने को मिलेगा फोटो करंट पे। किस किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, किस पे बच्चों बोलो? फोटो करंट पे किस किस तरीके के असर देखने को मिलेंगे, समझ रहे बच्चों? तो हम सबसे पहले चालू करते हैं। देखो बच्चों मान लो सेटअप है हमारा ऐसा, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कैसा हुआ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अगर ये नेगेटिव है तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आने में दिक्कत होगी। तो अगर हमारी कलेक्टर प्लेट नेगेटिव है, अगर कलेक्टर प्लेट कैसी है, नेगेटिव है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को आने में अपोजिशन फेस होगा और इलेक्ट्रॉन या करंट जो इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो जब यहाँ से रेडिएशन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अगर ये नेगेटिव प्लेट है उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो ये जब प्लेट रोकेगी तो करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा? करंट क्या होगा बच्चों बोलो बोलो? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या फेस करना पड़ रहा है बच्चों? अपोजिशन। जब इलेक्ट्रॉन अपोजिशन फेस करेगा तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। अगर हम कहें कि ये प्लेट नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव होती, ये बैटरी ऐसे लगी हुई होती, ये नेगेटिव प्लेट होती और ये पॉजिटिव प्लेट होती और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होती, क्या फ़र्क देखने को मिलता, कोई बच्चा बताएगा? कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होती तो जैसे बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव होगी तो करंट इंक्रीज होगा। अब मेरा आंसर ये है, क्वेश्चन ये आपसे, करंट इंक्रीज क्यों होगा? क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे? कोई बच्चा बताएगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा सा बच्चे सही है बट थोड़ा गलत है। और कोई बच्चा डिटेल में बताने की कोशिश करेगा? हेलो, कोई बच्चा बताएगा? बोलो बच्चे बोलो। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि कई बच्चे ये आंसर मुझे देते हैं कि इंक्रीज होगा, बट मैं यहाँ आंसर दूंगा इंक्रीज होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखो बच्चे उस कारण मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूँ क्या होता है। बेसिकली जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, हमने आपको बताया था। जितने फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम इंटेंसिटी तो चेंज नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर करंट कैसे बढ़ेगा? आप कैसे कह सकते हो करंट बढ़ेगा? क्योंकि फोटोन तो आप चेंज नहीं कर रहे ना। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल ये होता है कि जितना ज़्यादा फोटोन फॉल करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई, आप कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर रहे हो तो फोटोन जो रेडिएशन आ रहा है वो थोड़ी चेंज हो रहा है, रेडिएशन तो सेम है। फिर किस प्रकार फर्क देखने को मिलेगा? अगर देखने को मिलेगा भी तो किस प्रकार मिलेगा? अगर मैंने लिखा इंक्रीज तो क्या कारण से इंक्रीज होगा? एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने में इंक्रीज नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा। फिर
मैंने ये क्यों लिखा करंट इंक्रीज होगा? देखो अच्छा होता क्या है, जब रेडिएशन फॉल करता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, और जब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो करंट चेंज नहीं होना चाहिए, बट फिर भी करंट चेंज देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। कारण क्या होता है, मान लो यहाँ रेडिएशन फॉल किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, अब कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर भग गया, या कोई इलेक्ट्रॉन प्लेट से प्रॉपरली ना निकल पाया, या कोई इलेक्ट्रॉन रुक गया, या कुछ भी हुआ। जैसे मान लो 100 फोटोन आए थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकले 100 इलेक्ट्रॉन, बट 100 में से सारे के सारे इस प्लेट तक 100 नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था, कोई इधर उधर भग गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, कोई कहाँ चला गया। मान लो 100 में से कितने पहुंचे, लेटेस्ट 70 पहुंचे यहाँ पर, तो बाकी 30 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, गायब हो गए ना इधर उधर। भाई 100 फोटोन टकराए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, बट जो 100 इलेक्ट्रॉन निकले वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब वो निकले तो हो सकता है कोई इधर उधर भग गया। समझ रहे बच्चों, हो सकता है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। मान लो 70 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे, बाकी 30 क्या हो गए, गायब हो गए। बट अगर इसको प्लेट को पॉजिटिव कर दिया जाए तो वो 30 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है हमारे पास आ जाए। तो इस वजह से जब हम इस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करते हैं तो उसकी वजह से करंट इंक्रीज उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ऐसा मत समझ लेना गलती से कि इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या लगभग वही रहने वाली है। फर्क किन पे पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि भाई वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर हम कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर दें तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा। अब ये मत मान लेना कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? बोलो भाई बोलो, समझे या नहीं समझे? करंट बढ़ेगा तो सही, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जैसे मान लो 100 फोटोन्स आए, 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, बट 30 इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक गए, 70 यहाँ तक पहुँचे। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, उनको 30 को अपनी तरफ खींच लेगी, उतना ही करंट थोड़ा सा बढ़ने को दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी। अगर 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 से ज़्यादा अभी भी नहीं निकलेगा। ये मत सोचना अभी 100 से ज़्यादा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझे या नहीं समझे? बस ये फ़र्क है। अब अच्छे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किस किस का, दो चीज़ों का, कौन कौन सा, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट और फोटो करंट, तो किस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जामिनेशन में। वाई एक्सिस पे हम फोटो करंट लेते हैं और एक्सिस पे लेते हैं हम, पता नहीं चलता वाई एक्सिस पे कौन सा लेना है। हमको बच्चे दिया हुआ है, मान लो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बताता हूँ। हमको कैसे पता चलता, कोई बच्चा बताएगा किस एक्सिस पे क्या लेना है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने 10th क्लास में पढ़ा है बच्चों, बताया आपको टीचर ने कभी कि हमको देखो बच्चे जिस चीज़ को स्टडी करना होता है वो लिया जाता है एक्स पे, और जिस चीज़ को वेरी कराया जाता है वो लेते हैं वाई पे। जिस चीज़ को चेंज करना होता है, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ। जब कभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो चीज़ हम चेंज कर रहे होते हैं, मतलब वेरी कर रहे होते हैं, उसको हम एक्स पे लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये बैटरी है, तो हम बैटरी का पोटेंशियल चेंज करेंगे, चेंज कर करके देखेंगे क्या असर पड़ रहा है, और किस पे असर पड़ रहा है, असर किस पे देखने को मिल रहा है, करंट पे। तो जो चीज़ चेंज की जाती है वो होती है एक्स पे, और जिस पे असर देखने को मिलता है वो चीज़ ली जाती है वाई पे। ऑर्डिनरी यही होता है, आमतौर पे जो जितने भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें यही रूल अपनाते हैं। समझ रहे बच्चों? एक्स पे वो चीज़ जिसको चेंज करते हैं, वाई पे वो चीज़ जिसको वेरी करते हैं। तो अब जैसे मान लो हम ये जो प्लेट है कलेक्टर प्लेट, अब इसको हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे दो एक्सिस क्यों लिए हुए हैं? इस साइड वो है जब कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है, ये साइड वो है जब कलेक्टर प्लेट नेगेटिव है। अगर मान लो कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही ना हो तो भी, मान लो कोई बैटरी ना लगी है तो भी तो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? बोलो करेगा या नहीं करेगा? बोलो भाई बोलो। अगर कलेक्टर प्लेट ना ही पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो तो भी तो रेडिएशन आएगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भी उस केस में करंट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जीरो भी हो तो भी आपको करंट देखने को मिलेगा। बस ये बात अलग है कि अगर आप इसको पॉजिटिव कर देते हो और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हो बैटरी का, तो करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जितना पॉजिटिव करोगे, इसको जितना पॉजिटिव करते जाओगे उतना ये बढ़ेगा, बट एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? सैचुरेशन।
कोई बच्चा बताएगा सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? शायद रुक जाएगा, बढ़ना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भटके हुए इलेक्ट्रॉन है वो तो आ जाएंगे बट और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। जैसे 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 70 इधर 70 प्लेट पे आ गए, 30 भटक गए, तो भटके हुए तो आ जाएंगे बट बाकी और नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर पॉजिटिव करोगे तो करंट बढ़ेगा बट थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। तो कहेंगे हम इंक्रीज होगा बट क्या हो जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इंक्रीज होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए। बट अगर कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा बोलो बच्चे? करंट डिक्रीज। अगर कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देंगे, हाँ, तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जितना नेगेटिव करोगे उतना करंट डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और एक टाइम में इतना नेगेटिव कर दोगे, इतना नेगेटिव कर दोगे, करंट पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस टाइम जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल होता है हम कहते हैं उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चे कि कलेक्टर प्लेट को इतना नेगेटिव कर दो, इतना नेगेटिव कर दो, इतना नेगेटिव कर दो कि यहाँ से करंट एकदम से क्या हो जाए? पूरा का पूरा जीरो हो जाए। ऐसे पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? ऐसे पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों? जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा बिल्कुल ठीक ये ऐसे ही ग्राफ हैं। जैसे अभी हमने देखा कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, नेगेटिव करेंगे तो करंट घट जाएगा। बट ये ग्राफ हमको दो अलग अलग टाइप से ड्रॉ करने को आते हैं। पहला ग्राफ होता है सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, दूसरा ग्राफ होता है सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक मेटल प्लेट दी हुई है। पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो उस पर हमने क्या किया, इसका नाम है सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इंटेंसिटी। मतलब मान लो एक टॉर्च लाइट ऑन की, रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, स्टडी की, करंट की स्टडी की। तो करंट की स्टडी की और सामने कलेक्टर प्लेट थी हमारी। ये कलेक्टर प्लेट सेटअप वेटअप लगा था पूरा का पूरा, मान लो ऐसे सेटअप वेटअप लगा था पूरा अरेंजमेंट में। तो अब हमने क्या किया, वही जो कलेक्टर प्लेट है इसका पोटेंशियल चेंज किया हमने। तो कलेक्टर प्लेट का अगर पोटेंशियल चेंज करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, ग्राफ इस तरीके का कुछ देखने को हमको मिल गया। ठीक है, बट हमने ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं 3 बार किया। एक बार लाइट की इंटेंसिटी कम थी, मान लो दूसरी बार 2 टॉर्च लगा दी, फिर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फिर से ग्राफ ड्रॉ किया, तीसरी बार 3 टॉर्च लगा दी। मतलब हमने क्या किया, 3 बार ये एक्सपेरिमेंट किया। तीनों बार हमने लाइट रे सेम यूज़ की। मान लो अगर विजिबल यूज़ करें तो विजिबल यूज़ किया, या एक्सरे यूज़ करें तो एक्सरे यूज़ किया। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की सेम थी। मतलब ये जो लाइट है इसका हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, बस हम बढ़ाते गए। पहले 1 टॉर्च लाइट थी, फिर 2 कर दी, फिर 3 कर दी। मतलब कि इंटेंसिटी क्या कर दी हमने? बढ़ा दी। तो जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो हमने 3 अलग अलग ग्राफ बनाए और तीनों को मान लो एक ही पे लेबल कर दिया। जैसे कभी आप किसी एक का ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया, फर्स्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ किया, दूसरे के लिए किया, तीसरे के लिए, और तीनों का ग्राफ मिला के ऐसा आ गया। अब आप कहोगे सर ये ग्राफ ऐसा कैसे आ रहा है, क्या कारण है? देखो जब पहले हम किसी एक का ग्राफ देख लेते हैं। जैसे किसी का एक का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है। अभी हमने देखा, अभी हमने देखा। अब 3 का किया तो एक का ऐसा है, एक का ऐसा है, एक का ऐसा है। अब कारण क्या है बच्चे? अब ये दिखने में ऐसा लग रहा है। अब देखो अगर इन 3 ग्राफ में, अब देखो इसमें क्या फर्क आ रहा है? इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है बट तीनों में करंट अलग अलग है। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों है कि तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है बट तीनों में करंट अलग अलग है? इंटेंसिटी अलग अलग है तो उससे होगा क्या? अगर देखो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका करंट ज्यादा होगा। देखो बच्चे जिसकी इंटेंसिटी, जैसे मान लो हमने एक टॉर्च यूज की, तो एक टॉर्च यूज की, कम इंटेंसिटी थी तो कम करंट मिला। मान लो हमने इंटेंसिटी कम यूज की तो ऐसा ग्राफ आया I1 स्टार्टिंग में। फिर हमने 2 टॉर्च लगा दी, भाई इंटेंसिटी बढ़ाई, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई, ज़्यादा फोटोन आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब I2 के लिए हमने किया तो ऐसा ग्राफ है क्योंकि करंट ज़्यादा मिल रहा है अब सेकंड केस में। फिर मान लो हमने 3 टॉर्च लाइट लगा दी, इंटेंसिटी और बढ़ा दी, इंटेंसिटी और बढ़ गई तो करंट हमको और देखने को मिला। तो अगर हम यहाँ देखें तो करंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बट अब क्वेश्चन ये है कि तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? ऐसा क्यों है तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? देखो जब तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम इसलिए है, हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी। फ्रीक्वेंसी सेम रखने से क्या होता है? देखो बच्चे इक्वेशन क्या होती है? h nu = φ0 + ½ mv²। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तीनों केस में तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम होगी तीनों केस में। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? eV0। अगर काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों केस में क्या रहेगा?
सेम रहेगा। तो तीनों केस में हमको क्या देखने को मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज का ग्राफ। इसी में ये ग्राफ यही है, इसी से ड्रॉ किया। तो ये हमारा पहला ग्राफ होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे। दूसरे ग्राफ पे क्या हुआ बच्चे, देखो दूसरे ग्राफ का मतलब है सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कोई अच्छा बताएगा इसमें हमने क्या किया होगा। जैसे इसमें हमने आपको बताया कि 3 अलग टॉर्च, पहले एक टॉर्च लगाई दूसरी लगाई, इसमें हमने क्या किया होगा, कोई आइडिया बताओ। सर इसमें टॉर्च एक ही लगाई, लेकिन उसकी मतलब एक में आपने विजिबल ले ली, एक में गामा रेज ले ली और एक में एक्स रेज। मान लो अच्छे इसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए। एक बार हमने ले ली यूवी रेज, एक बार हमने ले ली एक्स रेज, इंटेंसिटी सेम है, और एक बार ले ली हमने गामा रेज मान लो। तो हमने इंटेंसिटी सेम यूज की, सेम फोटोन आ रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग यूज की। देखो अच्छा, क्योंकि मैं बता रहा हूं इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सेम इंटेंसिटी सेम है, तो करंट आपको क्या देखने को मिलेगा, सबका सेम। ये फोटो करंट है, ये तीनों का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बट अगर आप यहां देखो, जब हम लोग कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर देंगे हर केस में, तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा, क्यों तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि जिसमें देखो बच्चे, जैसे हमारी इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है। तो जिसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास तीनों केस है, एक्सरे, यूवी और गामा, किसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसमें स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होगा आपको, गामा रेज में सबसे ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि गामा रेज में जो रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। तो मान लो ये वाला ग्राफ फ्रीक्वेंसी न्यू1 के लिए, ये न्यू2 के लिए और ये न्यू3 के लिए, तो यहाँ पर ये न्यू3 का ग्राफ होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट इंटेंसिटी सेम है, तो तीनों का करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो करंट सेम बट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। इसमें से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पूछा है हमें ग्राफ दिया हुआ, इसमें पूछा है किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसका करंट ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो करंट सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है देखने को, इसमें करंट सबसे ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो I2 इसका आंसर हो जाएगा। विच इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हैव लीस्ट वैल्यू, इनमें से 3 फ्रीक्वेंसी है, न्यू1, न्यू2 और न्यू3, कौन सी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लीस्ट है, बता सकते हो। न्यू1। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी, कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। पूछ रहा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यू1, न्यू2 एंड न्यू3, क्या रिलेशन होगा न्यू2 और न्यू3 में। सर फ्रीक्वेंसी सेम है पर इंटेंसिटी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पूछा बच्चे हमने, फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन ये होगा कि न्यू2 और न्यू3 बराबर है। किस बिहाफ पे आप ये चीज़ बोल रहे हो, बताना किस बिहाफ पे बोल रहे हो। दोनों का स्टॉपिंग आप इस बिहाफ पे बोल रहे हो क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी अगर बराबर होंगी तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस बिहाफ पे हम ये चीज़ बोल रहे हैं, एज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो इस बिहाफ पे हमने दिया है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं बच्चे हम।